नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटीआर 9 में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हाँ जी दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 की जीएसटीआर 9 कर रहे हैं और सप्लाई अगर आपने R1 24-25 में रिपोर्ट कर दी लेकिन टैक्स उसका 3B के अंदर 25-26 में पे किया तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जीएसटीआर 9 को फाइल करने से पहले ज़रूर देखिए। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि एक इनवॉइस जिसकी डेट थी 31 मार्च 25, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी अमाउंट 18,000 रुपये का था और इसकी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपये की थी। ठीक है, ये इनवॉइस मैंने 24-25 की जीएसटीआर में रिपोर्ट कर दिया, लेकिन इसका जो टैक्स है यानी इस इनवॉइस का जो टैक्स अमाउंट होता है वो मैं 24-25 में रिपोर्ट नहीं कर पाया। मैंने 25-26 के अंदर मई 25 में जाके इस 18,000 रुपये वाले टैक्स को पे किया और टैक्सेबल वैल्यू को 3B में दिखाया। यानी 24-25 में तो R1 में रिपोर्ट हो गई, लेकिन 3B के अंदर 25-26 की 3B में उस टैक्स को रिपोर्ट किया। तो ऐसे केस में कैसे 9 फाइल करना है ताकि नोटिस नहीं आए। ठीक है, इस तरीके से फाइल करेंगे कि कहीं डिफरेंस क्रिएट ना हो, नोटिस में आपकी रिटर्न सेलेक्ट ना हो। तो कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 के टेबल 4 में इस तरह की आउटपुट लाइबिलिटी जो होती है आती है। तो R1 से जो डाटा उठेगा वो टेबल 4 के अंदर उठेगा, यानी आपकी सेल जो आपने R1 में रिपोर्ट करी है वो टेबल 4 में आ जाएगी एज इट इज़। B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, एक्सपोर्ट जो भी है। तो जो इन्वॉइस है वो पूरा आ गया आपका 1,18,000 इन्वॉइस वैल्यू, जिसमें से 1 लाख रुपये टैक्सल वैल्यू है और 18,000 का टैक्स है, आपके टेबल 4 में आ गया। ठीक है, इसको हम टेबल नंबर 5 के अंदर रिपोर्ट नहीं कर सकते अमेंडमेंट में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कोई अमेंडमेंट नहीं करी है, हमने टैक्स जो है नेक्स्ट ईयर में पे किया, इसीलिए टेबल नंबर 5 में रिपोर्ट नहीं करेंगे। टैक्स पेड किया 3B के अंदर, कब किया? 24-25 का 25-26 में किया। एक्चुअली टैक्स 24-25 की 3B में पेड नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए अगर टेबल 9 देखोगे आप जीएसटीआर 9 का, जहां पे टैक्स पेबल और पेड होगा वहां पे आपका डिफरेंस क्रिएट होगा। क्यों डिफरेंस क्रिएट होगा? क्योंकि जो आपकी पेबल बनी वो आपने पे नहीं किया। पेबल बना कहाँ से? टेबल 4 से, और पेड, पेबल और पेड की डिटेल्स आती है। तो डिफरेंस आपका टेबल 4 की लाइबिलिटी की वजह से टेबल 9 में जो पेड किया है उसके वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि टेबल 4 में तो आपकी 18,000 की लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, जो 1 लाख का इन्वॉइस था, मैंने बताया कि भाई 1 लाख का इन्वॉइस हमने R1 में तो दिखा दिया, 18,000 का टैक्स था और 18,000 का जो टैक्स अमाउंट था वो पे नहीं किया 3B के अंदर 24-25 में, 25-26 में जाके पे किया। तो टेबल 4 में तो वो सेल की लाइबिलिटी आ जाएगी और टेबल 9 में जो आपने टैक्स पेड किया होगा वो भी आ जाएगा। और टेबल 9 में डाटा उठेगा 24-25 का केवल, उसमें जो 25-26 में अपने पे किया होगा वो नहीं उठेगा। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्रिएट होगा टेबल 9 और टेबल 4 को कंपेयर करने पे। अब रही बात, तो इसको रिपोर्ट कहाँ करें? टेबल नंबर 10 होता है अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर की सप्लाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू स्पेसिफाई पीरियड तक रिपोर्ट किया है तो टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट करना होता है। तो आपने टैक्स का अमाउंट यानी जो सप्लाई थी वो 3B के अंदर डिक्लेयर किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसीलिए जो आपने अमाउंट सप्लाई करी है 3B के अंदर जो दिखाया है वो टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट करेंगे। उसमें आपको टैक्स पेड 18,000 रुपये दिखाना होगा कि आपने 18,000 रुपये का पेड किया। टैक्सेबल वैल्यू का ऑप्शनल होगा, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हो चाहे दिखा सकते हो। इसके बारे में आगे बात करेंगे, बताऊंगा कि कैसे आप रिपोर्ट करें ताकि डिफरेंस ना आए। हालांकि टैक्स अमाउंट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। आगे मैं आपको सिनेरियो में बताऊंगा कि अगर मैं 10 में टैक्सेबल वैल्यू दिखाऊं और टैक्स लायबिलिटी दिखाऊं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा 9 के ऊपर। अभी समझो कि टेबल नंबर 10 इस तरह की सप्लाई को रिपोर्ट करने के लिए यूज करना होगा आपको। ठीक है, तो टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट करेंगे जो आपने पिछले साल का सप्लाई नेक्स्ट ईयर में दिखाया, यानी पिछले साल की सप्लाई के नेक्स्ट ईयर में दिखाया, तो टेबल नंबर 10 होता है। टेबल नंबर 10 में सप्लाई बेसिकली इंक्रीज होती है हमारी।
ठीक है, मैं आपको 9 का फॉर्म भी दिखाता हूँ। देखो ये है फॉर्म GSTR 9। टेबल नंबर 4 समझ में आ गया। टेबल नंबर 4 में तो आपकी जिस टैक्सेबल लाइबिलिटी जो आपने R1 ड्यूरिंग द ईयर फाइल किया होगा उसके हिसाब से डेटा उठ के आ जाएगा टेबल नंबर 4 के अंदर। ठीक है, और टेबल नंबर 4 का यहाँ पे आ गया, ये नेट टोटल टर्नओवर आ गया आपका बन के। ठीक है, ये टेबल नंबर 4 और 5 दोनों है, जिसमें से टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी जिस पर टैक्स पेबल नहीं बना और जिस पर टैक्स पेबल बना, दोनों सप्लाई आ जाती है। उसका मिलाकर टोटल टर्नओवर इतना हुआ, इतनी इतनी आपकी लायबिलिटी बन गई। अब कह रहा है कि भाई टेबल नंबर 10 जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है टेबल नंबर 10। बोल रहे हैं कि पिछले साल की कोई भी ट्रांजेक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने दिखाया अप टू स्पेसिफाई पीरियड तक, अप टू स्पेसिफाई पीरियड मतलब 30 नवंबर तक दिखाया आपने, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करेंगे। तो कह रहे हैं कि टेबल नंबर 10 में दिखा दो। और टेबल नंबर 10 ये बोलता है कि सप्लाई या टैक्स डिक्लेयर थ्रू इनवॉइस अमेंडमेंट डेबिट नोट। अगर आपने कोई भी सप्लाई या टैक्स डिक्लेयर किया है किसके थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू, डेबिट नोट या इनवॉइस के थ्रू, तो उसको आप यहाँ दिखा दो। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि टेबल नंबर 4 में तो हमारी पूरी लायबिलिटी उठ के आ रही है, क्योंकि टेबल नंबर 4 R1 से उठ के आता है। मैंने बताया कि R1 में मैंने दिखा दिया है, तो मेरी लायबिलिटी जो नेट टोटल टर्नओवर इसमें आ गया। अब अगर मैं टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट कर दूं वो सप्लाई जो मैंने 3B में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया, यहाँ पे रिपोर्ट कर दूं और टैक्स, तो क्या होगा, मेरी टर्नओवर डबल हो जाएगी, मतलब 2 बार ऐड हो जाएगा। एक टेबल नंबर 4 में वो सप्लाई ऐड हुई 1,18,000 वाली, 1,00,000 टैक्सेबल वैल्यू और 18,000 का टैक्स, तो ये टोटल टर्नओवर में ऐड होके आएगा। फिर यहाँ भी अगर मैं रिपोर्ट कर दूंगा तो यहाँ भी जो टोटल टर्नओवर होगा उसमें ऐड होके आएगा। तो करना क्या है, करना ये है कि आपको 1,00,000 रुपये वाली जो वैल्यू है, 1,00,000 का जो अमाउंट है, वो आप तो डिक्लेयर कर दोगे यहाँ पे टेबल नंबर 4 में, लेकिन उसका टैक्स वाला अमाउंट डिक्लेयर नहीं करोगे, उसको जीरो रखना आप यहाँ पे। ठीक है, क्या करोगे बताता हूँ आपको। टेबल नंबर 10 में वो 18,000 का टैक्स यहाँ आप दिखा दोगे कि मेरा 18,000 का टैक्स ये बना है, जो भी अगर IGST बना है तो IGST, सी बना है तो CBGST, और टैक्सेबल वैल्यू को जीरो रखोगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि टेबल नंबर 4 के अंदर जो मेरी यहाँ पे टोटल टर्नओवर आएगी उसमें सेल वाला पार्ट तो ऐड रहेगा, लेकिन लायबिलिटी कम रहेगी। इससे जो 9 के अंदर टैक्स पेबल और पेड रहेगा, टेबल नंबर 9 यहाँ पे देखिए, ये टेबल नंबर 9 यहाँ बोलता है कि डिटेल ऑफ टैक्स पेड रिटर्न फाइलिंग ड्यूरिंग द ईयर, कितना आपने टैक्स पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने टैक्स पेड उतना ही किया जितनी मेरी लायबिलिटी बनी। तो टेबल नंबर 4 में मेरी लायबिलिटी उतनी बनेगी जितना मैंने अपने R1 में, जितना मैंने 3B में दिखाया। तो अब जो 9 में लायबिलिटी क्या बनेगी, वो 18,000 हटा के दिखाएगा यहाँ पे, अगर 18,000 आपने नेक्स्ट ईयर में पे किया है तो पेड थ्रू पेबल कितना दिखाएगा, पेबल तो दिखाएगा जो आपने, ये 3B से उठता है ये टेबल। ठीक है, तो 3B में बोलेगा कि भाई आपका इतना इतना पेबल बना और आपने इतना इतना पेड किया। लेकिन अगर इसकी कंपैरिजन टेबल 4 से करेंगे तो उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो टेबल 4 के अंदर 18,000 रुपये ऑलरेडी लेस होके होगा अमाउंट, तो 9 में पहले से, टेबल नंबर 9 के अंदर तो पहले से लेस है, क्योंकि हमने टेबल नंबर 9 में वो अमाउंट उठा नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल की 3B में किया, तो करंट ईयर की 3B में वो 18,000 रुपये लेस होकर रहेगा। तो जैसे ही यहाँ से 18,000 रुपये लेस करेंगे तो ये वाला जो 18,000 होगा वो टेबल नंबर 10 में डिक्लेयर करेंगे। तो टेबल नंबर 10 में जैसे डिक्लेयर करेंगे तो हमारी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी यहाँ बढ़ जाएगी। टर्नओवर हमारी एज इट इज रहेगी, क्योंकि टर्नओवर में टैक्सेबल वैल्यू में जीरो रिपोर्ट कर रहा हूँ, टर्नओवर जो ऊपर से उठ के आएगी वही रहेगी मेरी यहाँ पे, तो टर्नओवर में कोई फर्क नहीं आएगा। इससे क्या होगा, टेबल नंबर 4 में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और टेबल नंबर 10 में जब हम टोटल टर्नओवर अगर उसको लेके जाएंगे, टोटल टर्नओवर अगर काउंट करेगा तो भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। इससे हमारी टर्नओवर मैच हो गई, ऊपर हमारी टैक्स लायबिलिटी मैच होगी, यहाँ हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि भाई 18,000 पेबल है, 18,000 रुपये का टोटल पेबल बन गया। अब यहाँ पे एक टेबल नंबर 14 है, तो बोलता है कि 10-11 की वजह से अगर कोई पेबल और पेड बना है तो उसका डिफरेंस दो, तो पेबल आपका 18,000 बन जाएगा और आपने 18,000 पे भी कर दिया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। कल को आपकी रिटर्न GSTR 9 स्कूटनी में सेलेक्ट नहीं होगी, 100% गारंटी दे रहा हूँ। ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी रिटर्न कभी भी नोटिस में सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपने सप्लाई डिक्लेयर करी है सेल, वो एज इट इज़ है आपकी ऊपर। 10 के अंदर केवल टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है और 14 के अंदर पेड हो गया। 9 के अंदर अगर 4 से कंपेयर करेंगे कि भाई टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी और कितना पेड किया, तो टेबल नंबर 4 में आपकी टैक्स लायबिलिटी 18,000 लेस होकर रहेगा। टेबल नंबर 9 में ऑलरेडी लेस है, क्योंकि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 3B में किया है और 9 3B से उठ के आता है टेबल नंबर 9 जो है, तो वो अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपकी पूरी रिकनसाइल हो जाएगी, टैक्स लायबिलिटी भी, पेबल भी, सेल्स भी।
तो ऐसे आपको करना है और यही अमाउंट आपकी, यही फिगर आपकी 9C में भी उठ के जाएगी इसके अकॉर्डिंग। समझ गए? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा टॉपिक था जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।